देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब कि जेनेटिक डिजीज, जो कि माता पिता से बच्चों में आती है। और इसमें एक म्यूटेशन होता है जिसे कि CFTR जीन म्यूटेशन कहते हैं। उसमें एक प्रोटीन का ऑल्टरेशन हो जाता है, जिससे कि हमारे जो पसीना होता है उसमें नमक ज्यादा आता है। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, मतलब जिससे हार्मोन्स आते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज और जो लंग्स में हमारे सिक्रीशंस आते हैं, वो बहुत गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो सिक्रीशंस हैं पतले होते हैं और स्लिपरी होते हैं, जिससे कि हमारी जो अंदर की ट्यूबिंग है, जो हमारे शरीर में ट्यूब्स होती हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सके और वो एक स्मूथ पाथवे दे सके। बट सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये सभी गाढ़ा हो जाता है और उन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। यूजुअली सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारे कुछ ऑर्गन ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे कि लंग्स और पाचन तंत्र। लंग्स में सिम्टम्स होते हैं खांसी का बार बार आना, गाढ़ा बलगम आना, सांस का फूलना, वीजिंग मतलब छाती से सीटी जैसी आवाज आना, बार बार इन्फेक्शन होना। ये सभी लक्षण होते हैं लंग्स से रिलेटेड। इसके अलावा पाचन तंत्र में हमारे को पेनक्रियाज जो है वो हमारे हार्मोन्स नहीं रिलीज कर पाता है, जिसकी वजह से खाना हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से बच्चा बहुत कमजोर रहता है, पतला दुबला रहता है और वेट गेन उसका अच्छा नहीं होता है। भूख का कम लगना। इसके अतिरिक्त जो हमारा पॉटी होता है वो फाउल स्मेलिंग होता है, मतलब बदबूदार होता है और ग्रीसी होता है। इसके अलावा पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि जैसे पेनक्रियाज में दिक्कत आती है, तो उस पेशेंट में डायबिटीज मतलब कि शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इनफर्टिलिटी, मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पेशली मेल्स में, वो भी अफेक्ट हो सकता है। बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस हमें पता की जा सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम पता कर सकते हैं। यूएस में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होती है नवजात शिशु में पहले 2 से 3 दिन में फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसमें हमें एक जीन जेनेटिक टेस्टिंग होती है। उससे पहले एक IRT, ये एक केमिकल होता है जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है, इसकी जांच होती है जो हील प्रिक होता है बच्चों में उसके द्वारा। अगर वो हाई मिलता है तो चांसेस होते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसके लिए फिर DNA टेस्टिंग की जाती है फॉर CFTR म्यूटेशन। इसके अलावा एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, वो है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। हमारा जो पसीना होता है, जैसे मैंने बोला कि नमक का अतिरिक्त होना हमारे पसीने में, यहाँ तक कि जैसे माँ बाप बच्चे को किस करते हैं तो वो स्वेट उनको ज्यादा नमकदार लगता है। तो एक होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट, जिसमें कि पसीने में क्लोराइड की मात्रा चेक की जाती है। अगर वो हाई होती है more than 60 की वैल्यू से, तो हम मानते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का चांस है। और कंफर्मेशन होता है DNA के म्यूटेशन में देखने से। देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई क्योर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं ताकि मरीज एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफ जी सके। तो उसमें हम मरीज को इनहेलर देते हैं, नेबुलाइजर देते हैं, जैसा भी पेशेंट का एफर्ट होता है, प्लस ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा मरीज को म्यूकोलिटिक्स देते हैं, मतलब जो हमारे बलगम मैंने बताया था गाढ़ा हो जाता है उसको पतले करने की दवा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है न्यूट्रिशनिस्ट का। हम एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट करते हैं जो कि हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, चार्ट। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। फिजियोथेरेपी हमें हेल्प करती है जो वो गाढ़ा बलगम रिटेन रह गया है चेस्ट में, उसको निकालने के लिए, ताकि मरीज को एग्जाजर्बेशन ना हो और एयरवे में कॉम्प्लिकेशन ना आए, जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस, जो पेशेंट में परमानेंट चेंज होता है लंग एयरवे में। इसके अलावा रेगुलर फॉलोअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 मंथली पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप कराना चाहिए, जिसमें कि हम ऑल रूटीन टेस्ट पेशेंट के करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं ये देखने के लिए कि कोई नई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बन रही है, चेस्ट की इमेजिंग करते हैं जैसे कि HRCT थॉरेक्स और एक्सरेज करवा कर देखते हैं। हम PFT कराते हैं, मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो हमारे लंग्स का एफिकेसी बताता है कि पहले से कम तो नहीं हुआ है। और इसके अलावा पेशेंट का रेगुलर BMI चेक किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मरीज एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जैसे कि मैंने बताया, विद मेडिकल एडवांसमेंट आजकल इतना हो गया है कि मरीज आराम से 50 साल से ऊपर या नियरली 60 इयर्स के ऊपर लाइफ जी सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां ऑफ कोर्स बरतनी चाहिए।
जैसे कि अपने आस-पास साफ-सफाई रखना जिससे बार-बार इन्फेक्शन ना हो, दवाइयाँ अपनी प्रॉपर टाइम पर लेना, अपनी चेस्ट फिजियोथेरेपी रेगुलर कराना, हमें अगर कोई भी नया सिम्पटम आ रहा है, जैसे कि बार-बार खाँसी का आना, हमें लंग इन्फेक्शन का लग रहा है, जैसे कि बलगम गाढ़ा हो जाना या फिर पेट में दर्द होना, चेस्ट में पेन होना या हमें लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को टाइमली दिखाइए। हमारे यहाँ कुछ डिवाइस भी अवेलेबल हैं जो कि म्यूकस को निकालने में मदद करते हैं। वो एक पर्टिकुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे हमारा बलगम मोबिलाइज़ होता है और खाँसी के द्वारा बाहर निकलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कंसेप्शन से पहले मतलब बच्चा पेट में आने से पहले अगर माँ-बाप को ये पता है कि उनकी फैमिली में किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो वो जान जेनेटिक काउंसलर के पास जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो दोनों कैरियर हैं या नहीं। देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर दोनों पेरेंट्स से म्यूटेटेड जीन आता है बच्चे में, तभी बीमारी बनती है। अदरवाइज़ अगर एक पेरेंट से ही जीन आया है, तो वो सिर्फ कैरियर बनता है।